प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज संस्कृत के एक नए चैप्टर और आपका सेकंड लास्ट चैप्टर विश्व शांति पाठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाठ 13 यानी कि विश्व शांति चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। विश्व शांति चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आप लोग अब तैयार हो जाइए। विश्व शांति पाठ, पूरे विश्व में कैसे शांति आएगा, इस बात को पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। सब लोग तैयार हैं? बताइए, सब लोग तैयार हैं? यस और नो? यस, सब लोग तैयार हैं सर। और यह चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। अगर बहुत समझा समझा करके भी पढ़ा है ना, तो आधा घंटा से 45 मिनट होते होते यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि आज पूरे विश्व में अशांति फैला हुआ है। कोई परमाणु बम रख ले, कोई अणु बम रख ले, कोई हाइड्रोजन बम रख ले, बंदूक, गोला, तोप, बारूद सब रखे हुए हैं। बात बात में एक देश दूसरे देश को देख करके जल रहे हैं। लड़ाई झगड़ा जो पूरे देश में बढ़ रहा है, कलह बढ़ रहा है, इन सब चीजों पर ही ये बातचीत किया गया है। यानी कि संसार में जो अशांति का वातावरण है, उसी अशांति के वातावरण को यहां पर बताया गया है। जो अशांति का वातावरण है उसी के बारे में बताया गया है। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए इस पाठ को पढ़ने के लिए, ठीक है ना? रेडी है बाबू? सब लोग रेडी हैं? एक बार बताइए यस और नो, हाँ चाहे ना। सब लोग रेडी हैं तो बता दीजिए कि यस सर हम तैयार हैं। तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? आइए तो आगे बढ़ते हैं। इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग विश्व शांति पाठ के बारे में पढ़ेंगे। भाई, विश्व में ऐसे ऐसे अशांति फैलाए गए हैं। आप लोग इस फोटो को देख करके जलियांवाला बाग हत्याकांड याद कर सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड को आप याद कर सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना बड़ा अशांति का प्रमाण है। वैसे ही जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया, वो कितना बड़ा अशांति का प्रमाण है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे अशांति के प्रमाण मिल जाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है, क्या बाबू युद्ध में किसी का लाभ होता है? हानि ही होता है। तो ये सब ना आप लोग याद रखिएगा। तो आइए हम लोग इस पाठ को आज पढ़ने का प्रयास करते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है? इसके बाद बस एक पाठ और बच जाएगा, 14वां नंबर चैप्टर, उसको भी हम लोग अगली क्लास में खत्म कर लेंगे। प्यारे बच्चों, विश्व शांति पाठ, इस पाठ में संसार में वर्तमान में अशांति वातावरण का चित्रण किया गया है। यह जो पाठ है, यहां अशांति के वातावरण का चित्रण किया गया है। इस पाठ में केवल अशांति ही अशांति है। बताया गया है कि दुनिया में आज कितना अशांति फैला हुआ है और उनके समाधान का उपाय भी बताया गया है। यानी कि एक तो इस पूरे दुनिया में अशांति है और उस अशांति से कैसे बचा जाए, अशांति का क्या उपाय है, अशांति का क्या उपाय है, यह भी बताया गया है। देशों में अंदर और बाहर सभी जगह अशांति है। देशों में अंदर और बाहर सभी जगह पर क्या है? अशांति है। उसकी उपेक्षा करके कोई भी अपना जीवन जीने में समर्थ नहीं है। यानी कि अगर आप अशांति को बढ़ावा देते हैं तो आप अच्छे से जीवन भी नहीं जी पाएंगे। यह अशांति सभी जगह है और यह दुख का विषय है। अशांति जो है वो सब जगह पर है और यह बड़ा दुख का विषय है। सभी लोग इस अशांति से चिंतित हैं। संसार में इस अशांति के निवारण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि आज संसार में सब लोग यह प्रयास कर रहा है कि अशांति से कैसे बचा जाए। सब लोग चाहता है कि हमारे जीवन में शांति हो। कोई जीवन में युद्ध करना नहीं चाहता, कोई जीवन में लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। सब लोगों की इच्छा होती है कि हमारे जीवन में शांति आए, शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। तो भाई, इसका क्या उपाय है? यही उपाय हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। कहा गया है कि वर्तमान संसार में लगभग सभी देशों में उपद्रव और अशांति दिख रहा है। दुनिया में जितने भी सारे देश हैं, सब जगह पर आज अशांति दिख रहा है। सब जगह पर आज लोग लड़ाई झगड़ा कलह कर ही रहे हैं। कहीं कहीं पर शांति का वातावरण भी है और कहीं पर देश के आंतरिक समस्या को लेकर के झगड़ा है। यानी कि कहीं पर शांति का वातावरण तो है, लेकिन कहीं पर देश के आंतरिक समस्या को लेकर कहीं झगड़ा है। जैसे देखिए, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में भाई आम लोगों को लड़ने झगड़ने से क्या फायदा? लेकिन आम लोग इस चुनाव के चक्कर में लड़ झगड़ के अपना जीवन बर्बाद करते हैं, अपना अपनापन खराब करते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं। यदि ऐसा है तो शत्रु राज्य जानबूझ करके कलह को बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर कि जो शत्रु देश है, जो शत्रु राज्य हैं, वो कलह को बढ़ा रहे हैं। और कहीं अनेकों राज्यों में शीत युद्ध भी चल रहा है। बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जहां पर कि शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वार चल रहा है। अपने अंदर ही लोग लड़ झगड़ रहे हैं। वस्तुतः यह संसार अशांति के सागर में डूबा हुआ है। यानी कि ये जो पूरी दुनिया है, ये अशांति के समुद्र में चला गया है। सब जगह अशांति ही अशांति दिखाई दे रहा है। और इस अशांति से मानवता के विनाश का भय है। अशांति से क्या है? मानवता के विनाश का भय है, ठीक है ना? अशांति से सब लोग डर रहे हैं। आज विश्व को विनाश करने योग्य बहुत सारे अस्त्रों का आविष्कार हो चुका है। यानी कि आज दुनिया में ऐसे ऐसे अस्त्र का आविष्कार हो गया है जो कि विश्व को विनाश कर सकता है।
ठीक है ना। आज दुनिया में ऐसे ऐसे हथियार बन गए हैं जो इस पूरे विश्व को तबाह कर सकता है, उससे ही मानवता के नाश का भय है। मानवता के नाश का असली भय ना उसी से है। अशांति का कारण और उसके निवारण के उपाय पर सावधानी से हमें चिंतन करना चाहिए। यानी कि अशांति का जो भी कारण है और उस कारण का जो निवारण है, आखिर दुनिया में इतना अशांति क्यों फैल रहा है, इसका क्या कारण है, उसका उपाय क्या हो सकता है ताकि अशांति न फैले, इसके बहुत सारे उपाय पर हमें चिंतन करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए। कारण को जान करके उसके निवारण के उपाय को जानना ही नीति है। कहते हैं कि भाई अगर आपको अशांति का कारण पता चल जाए तो फिर शांति का उपाय खोजिए, उसका निवारण खोजिए। और नीति भी यही कहता है कि अगर अशांति का कारण पता चल जाए तो आप शांति खोजने का प्रयास करिए। वस्तुतः हम लोगों में जलन की भावना और असहिष्णुता ही अशांति का कारण है। देखिए, सबसे ज्यादा अशांति का कारण है जलन की भावना। अगर आप किसी दूसरे को देख करके जल रहे हैं तो आपके जीवन में कभी शांति नहीं आ सकता है। जीवन में कभी दूसरे को देख करके जलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। जीवन में कभी दूसरे को देख करके जलना नहीं चाहिए। अगर जीवन में किसी दूसरे को देख करके आप जल रहे हैं तो यह अशांति का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। आज एक देश दूसरे देश के उत्थान को देख करके जलता है। आज एक देश है, कोई अगर तरक्की कर रहा है तो दूसरा देश वाला उसको देख करके जल रहा है कि भाई ये तरक्की कैसे कर रहा है। तो एक देश दूसरे देश के उत्थान को देख करके जल रहा है, वह देश उस देश के प्रगति के नाश करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यानी कि कोई देश है जो निरंतर यह प्रयास कर रहा है कि कोई दूसरा देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको कैसे गिराया जाए, कोई दूसरा देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको कैसे गिराया जाए, ये सब लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। अगर आपके अंदर द्वेष है तो वो आप असहिष्णुता को जन्म दे रहे हैं, असहिष्णु बनते जा रहे हैं। ये दोनों दोष आपस में वैर को उत्पन्न करते हैं और हमारा स्वार्थ भी वैर को बढ़ाता है। यानी कि अगर हम स्वार्थ ज्यादा करते हैं, किसी को देख करके जलते हैं, तो ये वैर का लक्षण है, यानी दुश्मनी बढ़ाता है। जो स्वार्थ से प्रेरित लोग हैं वो अहंकार की भावना से दूसरे के धर्म, जाति, संपत्ति, क्षेत्र और भाषा को पसंद नहीं करते हैं। यानी कि अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति है जिसमें अहंकार की भावना है, मतलब घमंड है, अगर आपके अंदर घमंड है तो आप कभी भी दूसरों का भलाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर घमंड है तो भाई आप दूसरे के धर्म, जाति और संपत्ति, क्षेत्र को पसंद कभी नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, वह अपने आप को ही सबसे अच्छा मानते हैं। और साथ ही साथ जो राजनीतिज्ञ हैं, यानी कि जो राजनीति को जानने वाले लोग हैं, वह विशेष रूप से इसके प्रेरक हैं। जो राजनीति के जानने वाले लोग हैं ना, वो इसकी प्रेरणा भी देते हैं। जो सामान्य लोग हैं वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन उन्हें भी बलपूर्वक प्रेरित किया जाता है। मतलब कुछ अच्छे लोग हैं समाज में जो कि इन सब चीजों पर, गलत चीजों पर विश्वास ही नहीं करते, गलत चीजों को बढ़ावा ही नहीं देते। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो अच्छे लोगों को भी प्रेशर देते हैं कि तुम गलत करो, अशांति फैलाओ। अच्छे लोगों को भी ये प्रेशर दिया जाता है। वह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें भी बलपूर्वक प्रेरित किया जाता है। जो स्वार्थी है, जो स्वार्थी उपदेश है, उसे बलपूर्वक हमें निवारण करना चाहिए। यानी कि जो गलत उपदेश है उसे हमें जबरदस्ती, चाहे समाज में हमें बल प्रयोग क्यों न करना पड़े, लेकिन उसका निवारण करना ही चाहिए। कहते हैं कि परोपकार के प्रति यदि आपको प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है, अगर परोपकार के प्रति प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है तो आपको सभी प्रकार के स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए। कहा जा रहा है कि परोपकार के प्रति, अगर परोपकार के प्रति आपको प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है तो आपको स्वार्थ का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे भी कहा गया है कि मनुष्य के अंदर स्वार्थ की कोई जगह नहीं है, मनुष्य को ना स्वार्थ करना ही नहीं चाहिए। आगे है कि महापुरुष विद्वान और चिंतक कम नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। उनका भी यह कर्तव्य है कि प्रत्येक आदमी में, प्रत्येक समाज में और प्रत्येक राज्य में उपकार में वृत्ति उत्पन्न करें, जिससे कि सबका भलाई हो। यानी कि बहुत सारे लोग महापुरुष हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, कुछ चिंतन व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अगर चाहें तो समाज में सबका भलाई हो सकता है, समाज से बुराइयों को दूर किया जा सकता है। अगर आप में उपकार की प्रवृत्ति है, दूसरों की भलाई करने की प्रवृत्ति है, तो फिर सबका भलाई हो जाएगा। ठीक है ना। कहा जा रहा है कि सूखा हुआ उपदेश पर्याप्त नहीं है। अगर सूखा हुआ उपदेश है तो वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बल्कि उसका कार्यान्वयन जीवन में अनिवार्य है। कहा जा रहा है कि सूखा हुआ उपदेश पर्याप्त ही नहीं। अगर कोई झूठो मूठो के उपदेश देता है ना तो उसका कोई काम ही नहीं है। सिर्फ सूखा हुआ उपदेश नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा उपदेश चाहिए जिसको कि मतलब उपयोग में लाया जाए, उस पर कार्य किया जाए। और कहा भी गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान जो है वो भार के समान होता है। अगर आपके पास बहुत ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान का सही उपयोग ही नहीं कर रहे हैं तो वह भार के समान है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास बहुत ज्ञान है और उस ज्ञान का उपयोग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वह भार के समान है। देशों के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं हैं। यानी कि अगर दो देशों के बीच विवाद होता है तो दो देशों के बीच विवाद को खत्म करने के लिए भी एक जगह है और उस जगह का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम है कि अगर दो देश आपस में लड़ते हैं तो उनके विवाद को सुलझाया जाए। ठीक है ना, अगर दो लोग लड़ते हैं तो कोई तीसरे व्यक्ति आकर के सुलझा देते हैं, लेकिन अगर दो देश लड़ जाए तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है।
वह समय समय पर आशंकित विश्व युद्ध का निवारण भी करते हैं। भाई दूदू को विश्व युद्ध हो गया है, अब संयुक्त राष्ट्र संघ ये प्रयास करता है कि आगे कोई विश्व युद्ध न हो, तो विश्व युद्ध निवारण का वो उपाय भी करता है। भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में ही कह दिया था कि वैर से वैर का शमन असंभव होता है। अगर आपका किसी से दुश्मनी है तो अगर आप सब दिन दुश्मनी ही करते रहेंगे तो यह कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि बैर से बैर को शांत नहीं किया जा सकता है। अगर कोई आपको गुस्सा में बोल रहा है, आप भी अगर गुस्से में बोलेंगे तो यह कभी संभव नहीं है कि वो खत्म हो जाए। तो वैर से वैर का शमन हमेशा क्या होता है? असंभव होता है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा कि बैर से बैर को शांत नहीं किया जा सकता है। बैर नहीं करने से, करुणा से और मित्रता की भावना से बैर की शांति होती है। अगर कोई आपसे दुश्मनी भी कर रहा है, आप उससे करुणा से बात करिए, मित्रता का बात करिए, बैर खत्म हो जाएगा। अगर आपका किसी से दुश्मनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब दिन दुश्मनी ही रह जाए। अगर आप उससे अच्छे से बात करेंगे तो ये जरूर खत्म हो सकता है। सभी लोग मानते हैं, भारतीय नीतिकार ने सत्य ही कहा है। भारतीय नीतिकार हैं जो भारत में नीति का उपदेश देते हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि अयम निजम परोम बेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि जो नीतिकार हैं, जो नीति को जानने वाले हैं, वो वह कहते हैं कि अयम निजम परो बेती गणना लघु चेतसाम। कहता है कि भाई वैसे लोग ना बड़े तुच्छ होते हैं जो कहते हैं कि यह अपना है, यह दूसरों का है। अपना और पराया का जो भाव रखते हैं वो बड़े तुच्छ लोग होते हैं। जो लोग अपना और पराया का भाव रखते हैं वो बड़े तुच्छ लोग होते हैं। ऐसी गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। जो छोटी हृदय वाले लोग हैं ना, वो इस प्रकार की भाव रखते हैं कि यह तो अपना है, यह पराया है। ठीक है ना? जैसे कुछ लोगों को देखते होंगे अपने बच्चों से खूब प्यार, दूसरों के बच्चों से नफरत कर रहे हैं। भाई क्यों? इसका मतलब कि आप छोटी बुद्धि वाले लोग हैं। जो लोग अपनी बच्चों से प्यार करते हैं, दूसरों के बच्चों से नफरत करते हैं, वह तुच्छ बुद्धि वाले लोग होते हैं, छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं। जो उदार चरित्र के होते हैं, जो बढ़िया चरित्र के होते हैं, उनके लिए तो पूरा संसार ही परिवार के समान है। ठीक है ना? जो बढ़िया लोग होते हैं, जो उदार लोग होते हैं, उनके लिए तो पूरा विश्व ही क्या है? परिवार के समान है। ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरे को कष्ट पहुंचाने से अपने आप का नाश हो जाता है। अगर आप किसी दूसरे का कष्ट पहुंचाते हैं, अगर आप दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो आपका खुद ही नाश हो जाएगा, और यह परोपकार शांति का कारण होता है। आज भी दूसरे देश के संकट काल में अन्य जो देश है वह सहायता राशि भेजते हैं। कहा गया है कि आज भी दूसरे देश के संकट काल में, यानी कि आज भी अगर कोई देश विपत्ति में होता है तो दूसरे देश वाले उसकी सहायता जरूर करते हैं। ठीक है ना बाबू? दूसरे को कष्ट पहुंचाने से अपने आप का नाश हो जाता है, और यह परोपकार शांति का कारण होता है। अगर आप दूसरे को कष्ट पहुंचाएंगे तो आप दूसरे को नाश नहीं कर रहे हैं, अपने आप को नाश कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो लोग दूसरे को नाश करते हैं वो अपने आप पहले नाश हो जाते हैं। कहावत भी है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है पहले उस गड्ढा में खुद गिरता है। ठीक है ना? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, पहले वो खुद ही गड्ढा में गिरता है। आज भी दूसरे देश के संकट काल में अन्य जो देश है वो सहायता राशि भेजते हैं, जिससे विश्व शांति का सूर्योदय मालूम पड़ता है। तो प्यारे बच्चे, कुल मिलाकर के आप लोग यह चैप्टर में यही समझ पा रहे हैं कि भाई हमें किसी भी तरीके से शांति स्थापित करना चाहिए। अशांति हमें कभी नहीं फैलानी चाहिए। अशांति सबके लिए घातक होता है, अशांति सबको नुकसान पहुंचाता है। तो अशांति का कोई इलाज नहीं है, अशांति नहीं करना चाहिए। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, तो प्यारे बच्चों यही पूरा चैप्टर था। हमें लगता है कि बड़ा छोटा चैप्टर है, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि अशांति को कैसे खत्म किया जाए। बताओ बाबू, अशांति को कैसे खत्म किया जाए, ये आप लोग पूरे चैप्टर में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर हो गया बाबू? ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, ज्यादा नहीं, इसमें 8-9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र है, जिसको कि हम लोग अभी देख लेंगे। तो पहला नंबर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, या विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। यह जो पाठ है विश्व शांति पाठ, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व शांति पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो लिखेंगे हम लोग कि विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ विश्व की शांति है। विश्व शांति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विश्व की शांति। शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व है, यानी शांति सब लोग चाहते हैं। इस पाठ का उद्देश्य है व्यक्ति, समाज और राष्ट्रों को आपसी द्वेष, असंतोष आदि से दूर करके शांति, सहिष्णुता आदि का पाठ पढ़ाना। यानी कि इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों के मन में जो गलत चीजें हैं उसको बाहर निकाल करके, उसको दूर कर करके उनके मन में शांति लाना। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है?
आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य बताइए। राष्ट्र संघ का स्थापना क्यों किया गया? तो आपको बताया ना कि अगर कोई दो देश आपस में लड़ते हैं तो उसके निवारण के लिए राष्ट्र संघ है कि अगर दो देश कोई लड़े तो उसको शांत कराया जाए। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य दो देशों के बीच संभावित विश्व युद्ध को रोकना है। दो देशों के बीच जो विश्व युद्ध होता है उसको रोकने के लिए, दो देशों के बीच जो लड़ाई होता है उसको रोकने के लिए ही राष्ट्र संघ है, या समय समय पर दो देशों के तनाव को रोकता है। यानी कि अगर दो देशों के बीच तनाव है तो उसको रोकने का काम राष्ट्र संघ ही करता है। अगला क्वेश्चन, विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? अंकित आर्या बोल रहे हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है। भाई हमको तो लगता है कि इसमें समझने वाला कोई चीजें नहीं है। अगर ये चैप्टर समझ में ना आए तो फिर 10वां क्लास में पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। हम तो खुल करके कह रहे हैं अंकित भाई, अगर ये चैप्टर भी समझ में ना आया आप लोगों को तो फिर समझिए कि पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर में कोई जान ही नहीं है, बेजान चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर को समझने के लिए दिमाग लगाने का जरूरत है? आप लोग बताइए तो 10% भी आपके दिमाग का 10% भी इस चैप्टर को पढ़ने में खर्च होगा? आपके पास जितना बुद्धि है उसका 10% भी नहीं लगेगा इस चैप्टर को समझने में। 100% का तो बातें छोड़ दीजिए, ठीक है ना, 10% भी नहीं लगेगा। तो फिर भाई कैसे आप कहते हैं कि नहीं समझ में आ रहा है? एकदम इजी चैप्टर है, आसान चैप्टर, हल्का चैप्टर जिसको कह सकते हैं। देखिए सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर पूरा दिमाग में घुस गया, ठीक है ना। कहाँ गए जी अंकित भाई? ठीक है ना। अच्छा, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में आ गया और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया? नहीं, अगर समझ में आया हो ना तो भाई इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। हालांकि हमें नहीं लगता है कि चैप्टर कोई जान वाला चीज है, बस इस चैप्टर में यही बताया गया है कि भाई विश्व में अशांति है, उसको शांति कैसे करना है। पूरे चैप्टर में तो यही है, समझ में आ रहा है ना? पूरे विश्व में देखिए सारे बच्चे लिख रहे हैं सर कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गया सर, हल्का है, मजा आ रहा है, इजी गेम है, ठीक है ना, पूरा हल्का चैप्टर है, ठीक है। चलिए आप लोग समझने का प्रयास करिए, थोड़ा कंसंट्रेट होकर के पढ़िएगा तब ना समझ में आएगा। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो लगातार 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 कमेंट करते हैं, तो भाई आपका ध्यान है कमेंट पर है, फिर आपको समझ में कहां आएगा, ठीक है ना। आपका ध्यान ही जो है वो कमेंट पर है, फिर आपको समझ में आने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं बन रहा है। क्लियर? चलिए यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है, बताइए। क्वेश्चन है कि विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है, क्या जवाब देंगे? विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है? तो लिखेंगे कि जब संकट काल में फंसे एक देश दूसरे देश की मदद करते हैं। यानी कि जब कोई एक देश दूसरे देश की मदद करता है, जैसे मान लिया जाए कि किसी देश में कोई महामारी आ गया, कोई ऐसा घटना जिससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी देश में महामारी आ जाए, संकट काल आ जाए, तो उसे ही कहते हैं कि भाई हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। जब किसी देश में कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो फिर उसकी मदद करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जब संकट काल में फंसे एक देश दूसरे देश की मदद करते हैं और राहत सामग्री भेजते हैं तो विश्व शांति का सूर्योदय होता है। विश्व में शांति तभी आता है जब हम एक दूसरे का मदद करते हैं, ठीक है ना। पूरे विश्व में शांति तभी आएगा जब हम एक दूसरे का क्या करेंगे? मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताइए। आपको क्या बताए थे श्लोक में? उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार हृदय वाले लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी धरती ही परिवार के समान होता है, ठीक है ना। जो उदार हृदय वाले लोग होते हैं उनके लिए तो पूरा धरती ही क्या होता है? परिवार के समान, कुटुंब के समान होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे कि विश्व शांति पाठ के अनुसार उदार हृदय पुरुष का लक्षण है कि वह किसी को पराया नहीं समझता। जिनका दिल बड़ा होता है ना, जो उदार पुरुष होते हैं ना, वो किसी को पराया नहीं समझते, अपना पराया का भाव वो नहीं रखते हैं, जबकि उसके लिए सारी धरती ही अपनी है। उनके लिए पूरा विश्व जो है, पूरी धरती जो है वो परिवार के समान है। वो कभी ये अपना और ये पराया वाला भाव अपने मन के अंदर नहीं लाते हैं। उदार हृदय वाले के लिए सारा संसार कुटुंब के समान है। कहा भी गया है उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना। अयम निजम परम बेती अयम निजम परो बेती गणना लघु चेतसाम। ये श्लोक याद रखिएगा, श्लोक एकदम याद रखिएगा। श्लोक पूछता भी है अयम निजम परो बेती गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। ये जो पाठ है विश्व शांति, इसका 5 वाक्यों में परिचय देना है। विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है। तो विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में परिचय कैसे देंगे? लिखेंगे आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। आज पूरे विश्व भर में विवाद छिड़ा हुआ है। आज पूरे विश्व भर में क्या है बाबू? विवाद छिड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब
बाबू, विश्व शांति पाठ का 5 वाक्यों में जो परिचय है, बोलेंगे कि आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। पूरे दुनिया में कोई ना कोई विवाद है। भारत पाकिस्तान का दुश्मन है, भारत चीन का दुश्मन है, चीन भी भारत का दुश्मन है, पाकिस्तान भी भारत का दुश्मन है, अमेरिका अलगे भारत को देख करके जल रहा है, सब लोग भारत के, यूक्रेन में और रशिया में युद्ध चल रहा है। मतलब पूरे विश्व में ना लोग एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं, पूरे विश्व में लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। देश में आंतरिक और बाह्य शांति फैली हुई है। अरे 2 देशों का तो छोड़िए, देश के अंदर भी लोग आपस में लड़ रहे हैं। लोग पार्टी के नाम पर बटे हुए हैं, जात के नाम पर बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। देश के अंदर भी लोग एकजुट नहीं है, देश के अंदर भी लोग लड़ाई कर रहे हैं। सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर के लोग हमेशा असहिष्णु हो गए हैं। चुनाव का समय है तो पार्टी को लेकर के लड़ रहे हैं कि भाई हम ही पार्टी, तू ही पार्टी, दोनों एक दूसरे का दुश्मन। अगर कोई बीजेपी पार्टी का है, अगर कोई आरजेडी पार्टी का है, तो दोनों एक दूसरे को दुश्मन के भाव से देख रहे हैं, ये हमारा दुश्मन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विचारधारा सबका अलग अलग हो सकता है, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठा करके इसके निवारण के लिए पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है। मतलब आज के इस वर्तमान पाठ में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसमें इसी का निवारण है कि हम लोगों को अशांति वातावरण में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अशांति वातावरण में कभी भी हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्लियर, समझ में आया बाबू? चलिए, 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 6वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकता है? विश्व में शांति कैसे आएगा, विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकता है? तो लिखेंगे कि विश्व में शांति का आधार एकमात्र परोपकार है। विश्व में शांति सिर्फ और सिर्फ परोपकार के जरिए आ सकता है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। संकट काल में सहयोग की भावना रखना ही लक्ष्य है। तभी हम बिना बैर के सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि विश्व में शांति का आधार एकमात्र परोपकार है। अगर आप दूसरों के परोपकार के बारे में सोचेंगे, आप दूसरों की भलाई सोचेंगे, तभी शांति रहेगा। अगर आप दूसरों का बुराई सोचेंगे तो कभी शांति होना संभव ही नहीं है। परोपकार की भावना मानवीय गुण है। मानव का गुण होना चाहिए परोपकार करना, ठीक है ना। मानव का गुण होना चाहिए परोपकार। संकट काल में सहयोग की भावना रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संकट में है तो उसकी सहयोग करिए। अगर कोई व्यक्ति दिक्कत में है, परेशानी में है, संकट में है, तो आप उसको सहयोग करिए, ठीक है ना। तभी हम बिना बैर के सहिष्णुता और परोपकार से शांति स्थापित कर सकते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व की स्थिति का वर्णन करिए। यानी कि वर्तमान में विश्व का क्या स्थिति है, पूरे दुनिया के लोगों का क्या स्थिति है, उसका वर्णन करिए। तो लिखेंगे, आज संसार के प्रायः सभी देशों में अशांति व्याप्त है। आज पूरे विश्व भर में अशांति फैला हुआ है। किसी देश में अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण कलह है तो कहीं बाहरी, यानी कि किसी देश में अपने अंदर लोग अंदर ही, मतलब देश के अंदर ही लड़ रहे हैं, देश के अंदर ही कलह है, तो कहीं देश के बाहर मतलब 2 देशों के बीच में लड़ाई चल रहा है। एक देश के कलह से दूसरे देश खुश होते हैं। जब 2 देश आपस में लड़ते हैं ना, तो दुश्मन देश जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि 2 लोगों की लड़ाई में तीसरा का हमेशा फायदा होता है। जब 2 लोग लड़ते हैं ना, तो तीसरा को हमेशा फायदा पहुंचता है। तो ध्यान रखिएगा, कहा जाता है कि आज संसार के प्रायः सभी देशों में शांति व्याप्त है। किसी देश में अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण कलह है तो कहीं बाहरी। एक देश के कलह से दूसरे देश खुश होते हैं। कहीं अनेक राज्यों में परस्पर शीत युद्ध चल रहा है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर कि शीत युद्ध चल रहा है। वस्तुतः इस समय संसार अशांति के सागर में डूबता उभरता नजर आ रहा है। आज विश्व जो है वो विनाशक शास्त्रों के ढेर पर बैठा है। आज विश्व जो है वो विनाश के ढेर पर जाकर के बैठ गया है। आज पूरे विश्व में विनाश होने का माहौल छा गया है। सब लोग एक दूसरे से लड़ने के फिराक में लगे हैं, ठीक है ना। सब लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में लगल हैं। तो भाई आगे बढ़ने के चक्कर में लगल है तो बढ़िया बात है, आगे बढ़िए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि दूसरे देश से दुश्मनी करके आगे बढ़िए। ये थोड़ा सा समझदारी का काम होना चाहिए। चलिए, 8वां नंबर क्वेश्चन, अशांति का कारण क्या है? ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशांति का क्या कारण है, 3 वाक्यों में उत्तर दें। अशांति का क्या कारण है, 3 वाक्यों में उत्तर देना है। तो बाबू, अशांति का क्या कारण है? लिखेंगे कि वास्तव में अशांति के 2 मूल कारण है। वास्तव में अशांति का 2 कारण है। अशांति का कितने कारण? 2 कारण है। पहला द्वेष और दूसरा असहिष्णुता। अशांति के 2 कारण है, पहला द्वेष है और दूसरा असहिष्णुता है। एक देश दूसरे देश की उन्नति देख करके जलते हैं। एक देश दूसरे देश की उन्नति नहीं देखना चाहता। देश का तो छोड़िए भाई, एक लोग दूसरे लोग का, अड़ोसी पड़ोसी यहां उन्नति नहीं देखना चाहता है। पड़ोसी चाहता है कि हम भाई उन्नति नहीं देखें। पड़ोसी चाहता है कि उन्नति सामने वाला का हो ही ना। और कहा भी गया है कि पड़ोसियों की जलन ही हमारी शान है। आप जितना जलेंगे मतलब हम उतना तरक्की कर रहे हैं। तो भाई यहां पर देश के साथ भी ऐसा ही है कि एक देश दूसरे देश को देख करके जल रहे हैं और इससे असहिष्णुता पैदा होती है। ये दोनों दोष आपसी बैर और अशांति के मूल कारण है। यानी कि दोष है ये, आप अगर दूसरे को देख करके जल रहे हैं तो एक प्रकार का दोष है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब उसके बाद 9वां नंबर प्रश्न, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, संसार में अशांति कैसे खत्म हो सकता है, कैसे नष्ट हो सकता है? ठीक है ना, संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकता है, जरा बताइए। बताओ बाबू, संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकता है, कोई बता सकते हैं?
संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकता है? तो क्या लिखेंगे हम लोग? संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकता है? तो लिखेंगे, एक लड़के का नाम हमको जरा लिखने दीजिए, बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं भाई। चलिए देखिए, संसार में अशांति कैसे नष्ट हो सकता है, संसार में से अशांति को कैसे दूर किया जा सकता है? तो लिखेंगे, अशांति के मूल कारण है द्वेष और असहिष्णुता। अगर आप किसी से द्वेष करते हैं, किसी से जलन करते हैं, अगर आप किसी को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर प्यारे बच्चे आपके अंदर अशांति आएगा। स्वार्थ से ही अशांति बढ़ती है, अशांति को बैर से नहीं रोका जा सकता है। कभी भी अशांति को बैर से नहीं रोका जा सकता है। अगर आप किसी दूसरे से बैर कर रहे हैं तो इससे अशांति और बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, करुणा और मित्रता से ही बैर नष्ट संसार में लाई जा सकती है। अगर आपके अंदर करुणा है, मित्रता की भावना है, तभी आप बैर को नष्ट करके संसार में शांति ला सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपके अंदर करुणा है तभी आप अशांति ला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है? अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो फिर आप तो अशांति ही लाइएगा सब जगह। तो इसलिए हमेशा शांत रहना चाहिए। शांत स्वभाव वाले आदमी अधिक तरक्की करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो अशांत स्वभाव के होते हैं वो तरक्की नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो ये 9 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब इस चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव भी है, जैसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है बाबू, 15-16 ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। पहला नंबर, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण है? तो विश्व शांति पाठ में अशांति के बारे में दिखाया गया है। अगला, देशों के बीच झगड़ा को शांत करने के लिए कौन संस्था है? दो देशों के बीच झगड़ा को कौन शांत करता है? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ है जो दो देशों के बीच झगड़ा को शांत करता है। तीसरा नंबर, दुख का विषय क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय है सार्वभौमिक अशांति, मतलब सभी जगह पर जो अशांति फैला हुआ है, यह सबसे ज्यादा दुख का विषय है। अगला बताइए, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो असहिष्णुता द्वेष पैदा करता है। असहिष्णुता द्वेष पैदा करता है। अगला बताइए, अशांति मानवता का क्या कर रही है? तो अशांति मानवता का विनाश कर रही है। अशांति मानवता का विनाश कर रही है। छठा नंबर क्वेश्चन बताइए, किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो ध्यान रखिएगा, ज्ञानम भारम क्रिया बिना, यानी कि व्यवहार के बिना ज्ञान जो है वो भार के समान है। आपके पास खूब ज्ञान है लेकिन व्यवहार ही बढ़िया नहीं है, तो वो ज्ञान किस काम का? ठीक है ना? आपके पास खूब ज्ञान है लेकिन व्यवहार ही सही नहीं है, तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा, किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो व्यवहार के बिना ज्ञान भार के समान है। अगला बताइए, कह रहा है कि क्रिया के बिना क्या भार है? तो बाबू ज्ञान, क्रिया के बिना ज्ञान जो है वो भार के समान है। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, ठीक है ना, ज्ञान भार के समान हो जाता है। अगला बताइए, विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? तो विश्व शांति का अभी सूर्योदय काल है, अभी विश्व शांति हुआ ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, बैर को कौन बढ़ाता है? तो बैर को स्वार्थ बढ़ाता है। अगर आपके अंदर स्वार्थ है तो वो बैर को बढ़ा देगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मानवता के विनाश का भय किससे है? तो मानवता के विनाश का भय शस्त्र और अस्त्र दोनों से है, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। मानवता के विनाश का भय शस्त्र और अस्त्र दोनों से, खास करके अस्त्र से है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? अनेक ऐसे राज्य हैं जहां पर कि शीत युद्ध चल रहे हैं। अनेक ऐसे राज्य हैं जहां पर कि शीत युद्ध चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्या बलपूर्वक निवारणीय है? क्या बलपूर्वक निवारण किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, स्वार्थोपदेश। स्वार्थोपदेश मतलब अगर किसी के अंदर स्वार्थ है तो उसको बलपूर्वक निवारण किया जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, अशांति के कितने कारण हैं? तो अशांति के 2 कारण हैं। अशांति के 2 कारण हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो स्वार्थ अशांति का कारण होता है, और दूसरा अपना पराया का भाव अगर रखते हैं तो वो अशांति का कारण होता है। अगला, भारतीय दर्शन का मूल तत्व। तो भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति को ही माना जाता है। भारतीय दर्शन का मूल तत्व शांति को ही माना जाता है। आगे, अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? तो आज ये पूरा जो संसार है ना वो अशांति सागर में ही बसा हुआ है। तो भाई अशांति के सागर में कौन डूब रहा है? तो ये पूरा संसार आज अशांति के सागर में ही डूबा जा रहा है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि उदार चरित्र वालों के लिए ये पूरा दुनिया परिवार के समान है। ध्यान रखिएगा, ये आपका सही होगा। श्लोक याद रखिएगा, हम फिर से बोलते हैं, अयम निजम परोबेति गणना लघुचेतसाम, अयम निजम परोबेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए तो ये पूरा दुनिया परिवार के समान है, सब लोग कुटुंब के समान है। ठीक है ना? ठीक है बाबू, चलिए। तो ये टोटल 16 क्वेश्चन और आपका ये चैप्टर प्यारे बच्चों आज समाप्त हो गया। अब सिर्फ एक चैप्टर और बचा है और कल आपका संस्कृत का सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा। कल संस्कृत का सिलेबस भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, कल संस्कृत का सिलेबस भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर बाबू, याद रहेगा?
चलिए बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर के आज प्यारे बच्चे अच्छे तरीके से आप लोग ये पूरा क्लास कर लिए, मजा आ गया क्लास करके, विश्व शांति के बारे में पढ़े। तो आज के बाद अपने जीवन में भी शांति लाने का प्रयास करिएगा। बात बात पे गुस्सा नहीं होना है, दूसरे को देख करके जलना नहीं है, दूसरे का उन्नति देख करके अपने आप में मतलब द्वेष का भावना नहीं लाना है। दूसरे लोग अगर उन्नति कर रहा है तो वो उन्नति करे भाई, बहुत अच्छी बात है। उदार हृदय वाले बनिए, ठीक है ना, उदार हृदय वाले। तो प्यारे बच्चों ये क्लास आपका समाप्त हो गया, ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब एक सबसे लास्ट चैप्टर बचा है, उसको हम लोग अगली क्लास में समाप्त कर लेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से हम अगली क्लास में। अगली क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।